तो चलिए पर्यावरण विज्ञान यानी एनवायरमेंटल साइंस के इन कमाल के हस्तलिखित नोट्स को खोलते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। अच्छा, कभी सोचा है कि सूरज, जमीन पर उगी घास और आसमान में उड़ते एक बाज, इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? तो इसका जवाब छिपा है रिश्तों के उस जटिल जाल में जिसे हम अपना पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो इन नोट्स में सबसे पहले समझते हैं इकोसिस्टम को। आखिर ये होता क्या है? असल में ये हमारी प्रकृति की वो बुनियादी इकाइयां हैं जिनसे सब कुछ बना है। तो देखिए, इकोसिस्टम का मतलब है एक ऐसा इलाका जहां की सभी जीवित यानी बायोटिक और निर्जीव यानी एबायोटिक चीजें एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं, एक दूसरे पर असर डालती हैं। मतलब छोटे से बैक्टीरिया से लेकर वहां के मौसम तक हर एक चीज इसका हिस्सा है। तो चलिए सबसे पहले इन निर्जीव यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स को देखते हैं। ये वो चीजें हैं जो किसी भी जगह पर जीवन के लिए एक स्टेज तैयार करती हैं, जैसे कि मिट्टी, पानी, हवा, रोशनी, वहां का तापमान, ये सब। और अब आते हैं स्टेज के किरदारों पर, यानी जीवित या बायोटिक कंपोनेंट्स पर। इनको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं इस आधार पर कि ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं। पहले हैं प्रोड्यूसर, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर, जो दूसरों को खाते हैं। और आखिर में है डीकंपोजर, जो मरी हुई चीजों को वापस प्रकृति में मिला देते हैं। देखिए, इकोसिस्टम पूरी तरह से नेचुरल हो सकते हैं, कुदरती, जैसे कोई तालाब हो गया या फिर एक बहुत बड़ा रेगिस्तान। ये बिना किसी इंसानी दखल के अपने आप चलते रहते हैं। और हाँ, इकोसिस्टम इंसानों के बनाए हुए यानी आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, जैसे घर में रखा एक एक्वेरियम या फिर कोई खेत। अब जाहिर है, इन्हें बनाए रखने के लिए इंसानों की देखभाल की जरूरत पड़ती है। तो अब जब हम इकोसिस्टम समझ गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन इकोसिस्टम में जिंदगी को चलाने वाली जो एनर्जी है, वो आखिर बहती कैसे है। इस एनर्जी के फ्लो को समझने का सबसे सीधा तरीका है फूड चेन, यानी कि खाद्य श्रृंखला। ये एक सीधी साधी लाइन है जो बस ये दिखाती है कि कौन किसको खाता है। और इस फूड चेन में हर एक स्टेप को, हर एक लेवल को हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। हर लेवल एनर्जी ट्रांसफर की एक अलग स्टेज को दिखाता है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये एक क्लासिक उदाहरण है। यहाँ एनर्जी पौधे से हिरण में जा रही है और फिर हिरण से शेर तक पहुंच रही है, बिल्कुल सीधी लाइन। लेकिन कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक बहुत जरूरी किरदार है और वो है डीकंपोजर्स। ये मरे हुए जीवों को सड़ा गलाकर उनके पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। एक तरह से ये इकोसिस्टम के सफाई कर्मचारी हैं जो सब कुछ साफ सुथरा रखते हैं। अब इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है, वो ये कि एनर्जी का ये जो ट्रांसफर है, ये बहुत एफिशिएंट नहीं होता। मतलब इसमें काफी एनर्जी बर्बाद हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि फूड चेन में हर अगले लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ही पहुंच पाती है, बाकी की 90% गर्मी के रूप में खो जाती है। तो देखिए, अगर पौधे के पास 10,000 जूल एनर्जी है, तो जो जीव सबसे ऊपर है उस तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 10 जूल ही बचेगी। लेकिन असल जिंदगी में प्रकृति इतनी सीधी साधी लाइन में तो चलती नहीं है। ये कहीं ज्यादा उलझी हुई है और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है फूड वेब का, यानी खाद्य जाल का। तो एक फूड वेब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि एक इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन्स कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से उलझी हुई हैं। ये हमें प्रकृति की ज्यादा असली तस्वीर दिखाता है। ये जो तुलना है, ये एक बहुत बड़ा फर्क साफ कर देती है। एक फूड चेन नाजुक होती है, मतलब अगर एक भी कड़ी टूट गई तो पूरी चेन हिल जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ फूड वेब अपनी इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से कहीं ज्यादा मजबूत और स्थिर होता है। अच्छा, तो अब हम ये समझ चुके हैं कि इकोसिस्टम कैसे काम करता है। तो चलिए इन नोट्स के अगले हिस्से पर चलते हैं और उन बड़े खतरों को देखते हैं जिनका सामना आज हमारी प्रकृति कर रही है। इनमें से एक बड़ा खतरा है बायोमैग्निफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कुछ जहरीले केमिकल जैसे कीटनाशक जब फूड चेन में घुस जाते हैं तो हर अगले लेवल पर उनकी मात्रा और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि जो जीव फूड चेन में सबसे ऊपर होता है, जैसे कि कोई बड़ा शिकारी पक्षी, उसके शरीर में इन जहरीले केमिकल्स की मात्रा सबसे ज्यादा और सबसे खतरनाक लेवल पर पहुंच जाती है। एक और बहुत बड़ा खतरा है हमारी ओजोन परत का कम होना,
ये एक केमिकल रिएक्शन है जो, जैसा कि इन नोट्स में बताया गया है, मुख्य तौर पर 3 स्टेप्स में होता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है CFCs जैसी गैसें। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों की ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे कुछ ही दशकों में ओजोन परत को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा, और फिर जब दुनिया ने मिलकर कदम उठाए तो धीरे धीरे इसमें सुधार भी दिखने लगा। चलिए अब इन नोट्स के आखिरी हिस्से पर आते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि हम जो इतना सारा कचरा पैदा करते हैं उसे मैनेज करने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए जाते हैं। तो इसमें कई ज़रूरी रणनीतियां हैं, जैसे गीले कचरे से खाद बनाना यानी कंपोस्टिंग, फिर लैंडफिल, कचरे को जलाना, सीवेज ट्रीटमेंट और आखिर में ठोस चीज़ों की रिसाइकलिंग। आखिर में ये सारी बातें एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली मंत्र पर आके खत्म होती हैं: रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। तो सवाल ये है कि हम अपने पर्यावरण पर अपने असर को कम करने के लिए खुद क्या कर सकते हैं।